तो क्या हाल चाल है भाई लोगों। सब बढ़िया। तो आज मैं सोच रहा था बात करने का दो चीज़ों पे। अम, कुछ दिन पहले मैं बहुत परेशान था। परेशान मतलब काइंड ऑफ एक ऐसी खबर आई थी कि सिद्धू मूसेवाला की जो है वो डेथ हो गई थी, गन शॉट। तो मैं बड़ा परेशान था कि भाई इतने बढ़िया सिंगर को किसी ने एक झटके में उड़ा दिया। एंड देन मैंने उससे रिलेटेड बहुत सारे मैंने रिएक्शंस और लोगों के ओपिनियंस को देखा, जानना चाहा। तो इस पूरी जर्नी में अभी तो काफ़ी टाइम हो गया है, तो इस पूरी जर्नी में मेरे को बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिली और सीखने को भी मिली कि भाई वो क्या कारण होता है जिसकी वजह से लोग किसी की जान ले लेते हैं, और वो क्या कारण है जिसकी वजह से लोग इस लेवल पे होते हैं कि हम ये फ़र्क नहीं समझते कि किसी की ज़िंदगी को ख़त्म करना और किसी की ज़िंदगी को ख़त्म करने की ज़िम्मेदारी लेके सबको बताना, ये एहसास कैसा होता है। तो मतलब गन शॉट की कोई पहली घटना नहीं थी, बट अब होता ही है कि कोई चीज़ आपके जितनी करीब होती है। सिद्धू मूसेवाला वॉज नॉट फिजिकली नियर टू मी और एनीबॉडी, बट द प्रॉब्लम इज़ जब आप किसी की आवाज़ को रोज़ सुनते हैं, सुबह शाम या कभी भी, मतलब आई यूज्ड टू लिसन इट अ लॉट ऑफ टाइम। उनके सॉन्ग्स मैं सुनता था, तो वी फील a little intimation from the voice, because physicality का एक एस्पेक्ट होता है listening। और जब आप किसी की बात सुनते हो, रोज़ सुनते हो, रोज़ नहीं मतलब कभी भी सुनते हो, तो यू गेट एन काइंड ऑफ अटैचमेंट। तो इस पे मैंने बात नहीं करी है कभी, तो दिस इज़ द राइट टाइम। एंड थिंग्स आर नाउ नॉट वेरी हाइप्ड, वरना कई बार होता है कि लोग किसी हाइप का फ़ायदा उठाना चाहते हैं जस्ट फॉर व्यूज़ एंड अदर स्टफ। आई एम नॉट वन ऑफ देम। सो एनीवेज, यहाँ मैं दो चीज़ों की बात करूँगा, एंड बोथ ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैं ये समझता हूँ कि लोगों का एक जो पोलराइजेशन होता है ना, अ, कोई भी इवेंट होता है, एनी इवेंट हैपन्स, एंड देन पीपल स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। यू कैन सी कि एक उसके सपोर्ट में और एक उसके अपोज में खड़ा हो जाता है। सो दिस हैपन्स ऑल द टाइम, ये हर समय होता रहता है। आप चाहे किसी भी चीज़ को ले लो, रिलीजन को ले लो, किसी इवेंट को ले लो, प्राइस हाइक हो, इन्फ्लेशन हो, डिफ्लेशन हो, कुछ भी हो, टॉपिक इंडिपेंडेंट होता है, टॉपिक से कोई मतलब नहीं होता लोगों को। दे हैव टू, देयर यूज टू बी अ ट्रेंड, ट्रेंड नहीं कहेंगे इसको, देयर यूज टू बी अ साइकोलॉजी, कि लोग जो है उसको ब्लैक एंड वाइट में देखना चाहते हैं। तो एक एस्पेक्ट मैं यहाँ डिस्कस करूँगा जो मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना कि ही यूज टू प्रमोट गन कल्चर। तो मुझे ये सुन के थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि जब मतलब गाना है जिसमें कि गाना एक बहुत छोटा सा एलिमेंट होता है, एक टाइमलाइन होता है जिसमें आपको बहुत सारी बातें कहनी होती है, आपके थॉट्स को या किसी भी चीज़ को आपको रखना होता है प्रेजेंटेबल किसी के सामने। और वो बहुत ही कम समय में, अगर आप ज़्यादा टाइम लेंगे तो इट बिकम्स बोरिंग, लोग रिजेक्ट कर देते हैं। तो आपको मजबूरन कुछ ना कुछ ऐसा डालना ही होता है कि आप क्या कहते हैं, एक इम्पैक्ट क्रिएट करो, एक झटका दो अगले को कि ये देख भाई, ये वो चीज़ है जो तुमने कभी नहीं देखी। अब गाने में कोई ये लिखेगा कि एक किसान था, वो अपने खेत में गया, उसने हल चलाया या दाना डाला, लंच किया और घर आया, और रोज यही कर रहा है, रोज आप वही, मतलब 1 घंटे तक आप यही चीज़ डिस्क्राइब कर रहे हो, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस, तो लोग सुनेंगे ही नहीं। सो बेसिकली किसी भी चीज़ का इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए यू हैव टू गो अ लिटिल बिट हायर लेवल, एंड सॉन्ग्स आर अ जनरल मीडियम जिसकी हेल्प से लोग एक हायर लेवल ऑफ इमोशंस को अचीव करते हैं। तो ये एक सेपरेट बात है। तो
लोगों का कहना है भाई साहब कि उन्होंने, उस भाई ने गन कल्चर को प्रमोट किया है। मैं यही पूछना चाहूँगा कि हिस्ट्री उठाइए आप और हिस्ट्री में बताइए कि ऐसा कौन सा दौर रहा है जब वॉयलेंस को लिखा या कम्युनिकेट नहीं किया गया है। ऐसा कौन सा समय है मानवता के इतिहास में कि वॉयलेंस को आपने प्रोपगेट नहीं किया है। और इसका रीज़न भी मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, जिसमें कि जो जो इसका कारण होता है वो हम डिस्कस करेंगे कि आखिर कारण क्या होता है लोग वॉयलेंस को इतना ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो फर्स्ट वी सी की ऐसा कौन सा वक्त है। मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तब भी हमें वीरता की कहानी सुनाई जाती थी कि कैसे हमारे जवान सैनिक जो है वो अचीव करते हैं चीज़ों को। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। ऐसा कौन सा दौर है। मैं कहता हूँ कि चलो हम मानते हैं कि हमारा रिलीजन लेस से कि हमारे जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं जिसको हम 5,000 साल पुराना मानते हैं या बहुत कई कई साल पुराना जिसे सनातन हम चीज़ें मानते हैं, दैट्स द ओल्डेस्ट थिंग। और वी कैन से कि वो ओल्डर चीज़ें हैं। तो वहाँ भी लोग गदा लेके घूमते थे, बंदूक नहीं था उस समय तो धनुष लेके घूमते थे, भाला लेके घूमते थे। तो वहाँ भी यही कल्चर है। हाँ भाई, ये ब्रह्मास्त्र क्या होता है। आज के टाइम में AK-47 है, उस समय ब्रह्मास्त्र होता था। और भी बहुत सारे, जब वज्र है, वज्र क्या होता है। वज्र एक ददीची थे, उनकी हड्डियों से एक ऐसा अस्त्र बनाया गया था जिससे हम किसी को भी मार सकते थे। वो क्या था। अस्त्रों की बात, शस्त्रों की बात आज से नहीं हो रही है, बहुत पहले से होती आई है। और वहाँ हम हीरो भी डिक्लेयर करते हैं, वन हु फाइट एंड विन वी कॉल देम हीरो, राइट। एक राजा होता था तो उनके इतने लाख सैनिक थे, उन सैनिकों ने इस पे चढ़ाई करी या किसी ने हमें मारने की कोशिश करी तो हमने उसको मुंह ऐसा जवाब दिया। तो ये पुरानी कहानियां हैं। अब बीच के दौर की बात करते हैं। चंद्रशेखर आजाद क्या थे। डब विच बंदूक नहीं रखते थे वो, हैं। आखिरी गोली बची तो उन्होंने फिर गोली की बात आ गई, राइट। गोली की बात तब भी आ गई कि हमारे जवान मारे गए, हमारे जवानों को मारा गया। जलियांवाला बाग, ये कौन सा दौर था भाई। उसको गन कल्चर नहीं कहोगे आप कि जनरल डायर ने तता 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 करके उड़ा दिया सबको। जो भी लोग आए थे प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो भी हो रहा था। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यार ये जो गन है या अस्त्र और असले या शस्त्र की बात जहाँ होती है, तो मानवता का ऐसा कौन सा दौर है, इवन जब प्रिमिटिव ह्यूमंस थे तब भी पत्थर को लकड़ी पे बांध के अटैक करने की बातें होती है। मुझे लगता है कि प्यार से दुनिया चलती नहीं है और ना चली है कभी। ये कल्चर हमेशा से हमारे जहन में रहा है, हमारे खून में रहा है। और हमारे ही नहीं, आप देखिए तो किसी भी एनिमल के पास एक वेपन होता ही होता है, चाहे वो स्नेक हो, वेपन है उसके पास, वेनम है। आप लायन को देखिए, डॉग्स को देखिए, दे हैव कैनाइन टीथ्स। वो किसी को भी फाड़ सकते हैं, चीर सकते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल्स में आप देखिए कल्चर है। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफेंस का अधिकार होता है कि वो अपने जान को बचाने के लिए डिफेंस कर सके, और वहीं से हथियार शुरू होता है। हम जितना बड़ा होते हैं, जितना ज़्यादा हमारी सोच बड़ी होती है, हमारी आप टेक्नोलॉजी कह दो या उसको ये कहो कि हमारा एवोल्यूशन जैसे जैसे होता गया है, हर एक तबके में कुछ ना कुछ डिफेंसिव एंटिटी जुड़ती आई है स्टार्टिंग से ही। ये कोई नई चीज़ नहीं है। और अब ये है कि पहले लोग लिखते थे भाई। लेट्स टेक एन एग्जांपल, महाराणा प्रताप भी वॉयलेंस को करते हैं प्रमोट, क्योंकि वॉयलेंस में असला होता है। रणवीर चौकरी बड़बर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, राइट।
गिरता न कभी चेतक के तन पर, राणा प्रताप का घोड़ा था, वह दौड़ रहा हरि मस्तक पर, वह आसमान का घोड़ा था। तो व्हाट घोड़ा डिनोट्स है, घोड़ा खुद मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, राइट। आज के समय में टैंक चल रहा है, आज के समय में लोग फाइटर जेट्स यूज कर रहे हैं, उस समय घोड़े यूज होते थे। एंड रणवीर वो घोड़े पे बैठ के राणा प्रताप क्या कर रहे थे, वह अरी की सेना पर दहल गया। भाई अरी की सेना क्या होती है, दुश्मनों पे। तो वहां भी कल्चर है यही रहा अब यहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं। तो किस अरी मस्तक पर कहा नहीं, अरी मस्तक मतलब लोगों के, दुश्मनों के सिर पे वार कर रहे हैं। तो अगर आप ये कहते हो कि गन कल्चर को प्रमोट कर रहा था, तो लेट मी टेल मी, ऐसा कौन सा दौर है जिसमें कि गन यानी हथियार को प्रमोट नहीं किया गया है। हर एक दौर में आई वुड से कि आगे और भी ज्यादा बड़े बड़े हथियारों का प्रदर्शन होना बाकी है। 26 जनवरी को आप देखिए, वो भी गन कल्चर ही है। गन क्या, वहां तो बड़े बड़े बारूद कल्चर है भाई साहब। 26 जनवरी को व्हाट वी सी, इधर से उधर बड़े बड़े हथियार जा रहे हैं। एंड वी आर सेइंग कि रसिया से ये टैंक आने वाला है, ये हथियार आने वाला है जिसका कोई तोड़ नहीं है। इंडिया विल बिकम वन ऑफ द सुपर पावर। मतलब व्हाट व्हाट दे आर व्हाट, आप नेशनल टीवी पे क्या प्रमोट कर रहे हो। एक बंदे ने एक बोल दिया डब विच बंदूक रखता, तो दैट्स अ गन कल्चर। और वो 26 जनवरी पे जो दिखाते हैं वो गन कल्चर नहीं है। इट्स फनी राइट, कि गन को आप किसी की मौत से एसोसिएट कर देते हैं, बट गन तो हमेशा रहा है। और फिर आप कहते हो कि वो उसी के अपने कल्चर का शिकार हो गया। नहीं सर, ऐसा नहीं है, कल्चर का शिकार नहीं हुआ, कल्चर ने उसको गन थमाया है। व्हाट आई थिंक, जो मेरा पर्सपेक्टिव है, कि जब हम देखेंगे हथियारों को, सुनेंगे हथियारों के बारे में, बातें होगी हथियारों के बारे में, तो इंसान एक डिफेंसिव मोड में आ ही जाता है कि भाई मैं भी रख लेता हूँ, क्या पता कोई अगला बंदा मार दे हमें। अगर आपको मैं कहूँ कि लोग बंदूक लेकर घूम रहे रोड पे, भाई बच के रहना, तो आप क्या करोगे, आप भी डिफेंसिव मोड में आओगे और ये बोलोगे कि भाई एक मेरे को भी दिलवाओ, क्योंकि मुझे डर लगता है। तो किसी कोई पकड़ाता नहीं है किसी को, सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि लोग करना पड़ता है लोगों को ये चीज। तो ये कहना गलत होगा कि उसने गन कल्चर को प्रमोट किया। इस कल्चर ने ही गन पकड़ाया है लोगों, राइट। जो सोसाइटी है ना, उसमें जो तत्व होते हैं, उन्हीं की वजह से लोगों को उठाना पड़ता है असला हथियार। ये पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 की बात करते हैं, सेकंड। जो इसके पीछे जो एक पूरी, क्या कहते हैं, एक साइकोलॉजी, या आप कहो कि एक बिहेवियरल काइंड ऑफ जो बेस होता है, आखिर ये चीज आती कहाँ से है समाज में। तो इसका पहला कारण होता है इंसानी फितरत। और इंसानी नहीं, मैं कहूँगा एक जीवन का जो लाइफ होती है ना, लाइफ की एक टेंडेंसी होती है, फितरत होती है, कि वो एक फुलफिलमेंट के बाद जो है उसमें एक समय आता है जब वो अपने मोड को चेंज करता है। अब एक एग्जांपल देता हूँ, ये एक प्रायोरिटी होती है, जैसे एक लोअर प्रायोरिटी और सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी को आप यहाँ रखिए और ऊपर बढ़ते जाइए, तो प्रायोरिटीज चेंज होती जाती है। और इंसान का लेवल जैसे जैसे बढ़ता है ना, तो उसकी प्रायोरिटीज में चेंजेस आने लगते हैं। तो मैं कहूँगा जैसे कि सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है जिंदा रहने के लिए, हवा, एयर। तो अगर एयर जरा सा कम पड़ता है तो हम सुपर कॉन्शियस हो जाते हैं, भाई सांस नहीं मिल रही है, राइट। तो पहली प्रायोरिटी हमारी फुलफिल हो गई कि हमें सांस मिल रही है। सेकंड आती है वाटर। दूसरी प्रायोरिटी फुलफिल हो गई तो रोटी कपड़ा मकान उसके बाद आता है।
जब इंसान इन सारी प्रायोरिटी से फुलफिल हो जाता है ना, रोटी, कपड़ा, मकान, हवा, पानी, हर चीज से, तब उसके दिमाग में एक नई चीज बसती है जिसको कहते हैं एक्सपेंशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैं एक जेल में डालूं, 10 बाय 10 के जेल में, तो आप बड़े दुखी हो जाओगे कि भाई मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे, मुझे, आपको रोटी पानी कपड़ा सब मिल रहा है, लेकिन आपकी जब बाउंड्री क्रिएट हो जाती है ना, तो उस बाउंड्री में आपका दम घुटता है। तो आप क्या करते हो, आप सीख करने लगते हो एक्सपेंशन की, फैलाओ जिसको कहते हैं, अपना साम्राज्य को बढ़ाना। आप चाहते हो कि यार 10 बाय 10 बहुत छोटा है मेरे लिए, अब क्या करते हैं हम कि 10 बाय 10 को हमने कर दिया 60 बाय 60, 60 बाय 60। अब आप थोड़ा खुला महसूस करते हो, आप वहाँ चल के जा सकते हो, उस कोने में बैठे, कभी इस कोने में बैठे, लेकिन कुछ दिनों बाद, कुछ ही समय बाद आपको लगेगा कि यार ये भी कम है, मेरा इसमें भी मन नहीं लग रहा। फिर आप चाहोगे और बड़ी बाउंड्रीज, और बड़ी बाउंड्रीज, और बड़ी बाउंड्रीज। तो इंसानी फितरत होती है, अब किसी को कितना भी बड़ा बाउंड्री दे दो, एक देश भी दे दो ना, तो वो कहेगा यार ये मेरे लिए कम है, मुझे उस देश को भी एक्वायर करना है, मुझे आस पड़ोस के चीज़ों को एक्वायर करना है, हर चीज़ को एक्वायर करके अपनी बाउंड्री को और बड़ा करना है। ये एक इंसानी फितरत होती है, अपना एक्सपेंशन करना, जहाँ हम हैं उससे बढ़ाना। आपकी सैलरी 5,000 से 20,000 हो गई, खुश रहोगे 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, फिर कहोगे यार 20 कम है, 40 हो जाए, 35 हो जाए, 80 हो जाए, 80 हो गई, फिर आप कहोगे यार 1.5 लाख हो जाए, 2 लाख हो जाए, 2 लाख, 1.5 लाख हो जाए, फिर आप कहोगे 40 लाख हो जाए, 50 लाख हो जाए। तो एक्सपेंशन की एक फितरत होती है, आप कहीं भी देख लो, इंसान सीख करता है एक्सपेंशन को। और यहीं पे आता है हमारा वो डिफेंसिव वाला, क्योंकि जब एक्सपेंड करते हो तो किसी को कंज्यूम कर रहे होते हो। एक्सपेंशन यानी आपका फैलाव, मतलब किसी और का कम होना, क्योंकि लैंड इज लिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो इसी एक्सपेंशन को प्रिवेंट करने के लिए लोग डिफेंसिव मोड में आते हैं। जरूरी नहीं है कि कल्चर मैंने पैदा किया हो, ये एक्सपेंशन किसी और की उपज है, बट उसका इम्पैक्ट जब हमारे तक पहुंचता है तो हम उसको डिफीट करना चाहते हैं कि भाई रुक, तू मेरे घर तक पहुंच गया एक्सपेंड करते करते, आई हैव टू बी नाउ डिफेंसिव एंड आई ऑल्सो सीक फॉर एक्सपेंशन। भाई वो आगे बढ़ रहा है तो मैं क्यों बैठूं? भाई चाइना अगर अपना दायरा बढ़ा रहा है तो हिंदुस्तान के पीछे रहे, हिंदुस्तान शुड एक्वायर जो जो उसके आसपास के रीजन है। सो इसी एक्सपेंशन को रोकने के लिए हम डिफेंस में आते हैं और कहते हैं कि रुक जा भाई, रुक जा, तू वहीं रह, तेरा तेरा वही दायरा है। जब आप बाउंड्री लिमिटेड करते हो तो वो उस बाउंड्री को क्रॉस करना चाहता है, और क्रॉस कैसे करेगा? फोर्स से। फोर्स यानी कि आपके ऊपर दबाव। दबाव के लिए आज के समय में या पहले से हथियार इस्तेमाल होते आए हैं, और जब अगला बंदा दिखाता है फोर्स, तो आप भी कहते हो वेट ब्रो, मेरे पास, मेरे को भी अपना प्रोटेक्ट करना है, बिकॉज एक्सपेंशन को आप भी सीख कर रहे हो। सो टू प्रोटेक्ट दिस वी ऑल्सो कम विद अ फोर्स, ऑपोजिट फोर्स। सो जब कोई फोर्स दूसरे फोर्स से टकराएगी, तो दो, अगर ये इस फोर्स के पास कुछ दम ही नहीं रहेगा तो वो तो इन्वेड कर देगी ना उसको, राइट? तो उस इन्वेजन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, फिर हम सिखाते हैं अपने यूथ को कि पिक इट अप, दिस इज द ओनली वे। इसलिए हम आर्मीज क्रिएट करते हैं, दैट वी कॉल फोर्स ना, वो ताकत, वो आर्मी, उसको क्रिएट करने के लिए हम उनको ट्रेन करते हैं, और उनके हाथ में क्या पकड़ाते हैं? ऑब्वियसली। तो दिस इज द लॉजिक। आप अगर इंसान हो तो आपको, इंसान ही नहीं, आप अगर कुछ भी हो, जानवर भी हो, तो आपको अपना दायरा ऑफ एक्सपेंशन, या फिर आप कह सकते हो बाउंड्री, उसको डिफाइन करने के लिए यू हैव टू पिक इट अप, और उसी को उठाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए यू हैव दीज सेइंग्स। सेइंग्स यानी जो कही हुई चीजें होती है, जो किसी ने लिखा होता है, या कोई गाता है, कविताएं होती है, फिर तुम बढ़े चलो, या हाथ में
ये रहे वो रहे जो भी है, देशभक्ति हो गया, कुछ भी मान लो, कुछ भी, दैट कैन बी एनीथिंग, पेट्रियोटिक हो सकता है, या आप अपने गांव की देख लो, आप अपने घर की जमीन जब कोई दखल करता है उस पर, तो आप डंडा उठाते हो, या आपके हाथ में जो होता है वो उठा लेते हो आप उस समय, चाहे वो पत्थर हो, कुछ भी हो। तो इसको ऐसा नहीं है कि किसी एक इंडिविजुअल ने उस चीज़ को प्रमोट किया, ये सर्कमस्टेंसेस बनते हैं हमारे इंसानी फितरत की वजह से, और इंसानी फितरत एक्सपेंशन को सीख करती है जब उसके पास सब कुछ होता है। रोटी कपड़ा मकान के बाद अगला बंदा एक्सपेंशन की तरफ ही बढ़ता है। दैट्स द अनदर फंडामेंटल दैट ह्यूमन सीक फॉर इट। तो ये कभी नहीं थमने वाला और कभी नहीं रुकने वाला। किसी एक को हम ब्लेम कर दें, यार उसने मुझे हथियार पकड़ना सिखाया है, उसने अपने गाने में हथियार लिखा, तो गिव मी अ सॉन्ग, गिव मी अ पर्सन, या गिव मी अ नॉट सॉन्ग और पर्सन, गिव मी अ दौर, गिव मी अ टाइम लाइन जिसमें कि हथियार उठाना किसी न किसी ने नहीं सिखाया। आप बॉर्डर फिल्म देख लो, संदेशे आते हैं, कोई भी गाना देख लो यार, गन वॉज ऑलवेज देयर। सैनिक मूवी देख लो, उसमें भी गन था। किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम में आप चले जाइए इंसानियत के, वहाँ हथियार है ही है। एंड इट्स नॉट अ न्यू थिंग, ये कोई नई चीज़ नहीं है, और ये चलता रहेगा। तो किसी एक बंदे को ब्लेम करके कि उसने हमें ये सिखा दिया और हम सीख गए, ये हमें सोसाइटी, ये हमें हिस्ट्री, और ये हमें प्रेजेंट सिखाता है कि ये कौन सा कल्चर चल रहा है। मोड चेंज होते हैं, बट जो उसको बैक करने वाली जो इंसानी फितरत है और साइकोलॉजी होती है ना, वो यही होती है। और इस ये कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं इस चीज़ का, कि फिर हम पोलराइजेशन करते हैं कि नहीं गन सही है या गन गलत है। किसी भी आप उसमें चले जाओ तो वो कहेगा कि नहीं, यू शुड हैव दिस। हमारे हिंदू में देख लो, त्रिशूल है, क्या करते हैं, त्रिशूल क्यों दिखाते हैं भाई, अगर इट्स ऑल अबाउट लव। त्रिशूल इज नेसेसरी because you have to kill the bad evils. You have to teach people to recognize evil and slaughter or kill them. That's the fundamental, और इससे दूर नहीं जा सकते आप। तो हर दौर में ऐसे लोग आएंगे जो आपको कुछ ना कुछ अपने तरह से सिखाना चाहेंगे, और ये सारी चीज़ें एक इंसानी फितरत की कॉन्सिक्वेंसेस है। और मैं कहूँगा ये सिर्फ इंसानी फितरत नहीं, ये जीवन का जो लाइफ है, लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो इसमें हम किसी को ब्लेम करने से कुछ नहीं मिलेगा। इट्स फेक दुनिया जिसमें सब प्यार कर रहे हैं और सब अच्छे से रह रहे हैं, ऐसा कोई आइडल दुनिया है ही नहीं। खासकर एक जंगल को आप देखिए, तो जंगल में कुछ भी आइडल नहीं होता। खून खराबा, मार पिटाई, रोना धोना वहाँ भी चलता रहता है। तो इंसान या इंसानी जीवन उससे परे नहीं है, यहाँ भी चलता रहेगा और हमेशा चलता आया है। आप हिस्ट्री उठाओ, बायोलॉजी उठाओ, एवोल्यूशन की कुछ भी उठा लो, साइंस उठा लो, और आज भी चलेगा, कल भी चला है, और मुझे लगता है आगे भी जो है ये चलता ही रहेगा। इवन कि अब अगर हम स्पेस में चले गए तो मार्स और अर्थ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, या किसी स्पेस स्टेशन या किसी अदर गैलेक्सी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकता है। तो मूवीज़ में भी यही दिखाते हैं कि एक एलियन लाइफ दूसरे को इन्वेड कर रहा है। इट्स अ नेचर, इट्स अ फंडामेंटल थिंग। You cannot get rid of this. You cannot strip of this out of uh, out of the anything, right? So it's not possible basically. आप strip off कर ही नहीं सकते. You cannot remove gun. अगर आप गन हटा दोगे समाज से, तो समाज will make again some circumstances कि आपको फिर से गन पिक करना पड़ेगा। आप अभी गन को डिलीट कर दीजिए। अगर कोई सॉफ्टवेयर है तो आप रियल लाइफ से गन को राइट क्लिक करो और डिलीट ऑल गन्स कर दो। एक स्क्रिप्ट चला दो कि भाई सबके हाथ से गन डिलीट हो जाए, एंड यू विल सी कि धीरे धीरे देयर विल बी अगेन द नीड ऑफ गन। गन की नीड फिर से आ जाएगी, एंड फिर गन आ जाएंगे।
समवन विल अगेन इन्वेंट द गन। तो जिसने इन्वेंट किया है उसकी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक नीड है सोसाइटी की, और इससे परे इंसान रह नहीं सकता, कोई जानवर भी नहीं रह सकता। जानवर की नीड है भाई, ही हैव टू किल समवन टू फीड ईच अदर। अपने बच्चों को खिलाने के लिए लोग रिस्क लेते हैं, और अपने बच्चों को की अच्छी भविष्य के लिए हम रिस्क लेते हैं और गन पकड़ाते हैं अपने यूथ को, ताकि हमारा फ्यूचर सेफ रहे, राइट। इसलिए आप देखते हो कि यूथ्स का एडमिशन होता है टू ट्रेनिंग ऑफ द गन। यानी आर्मी इज अ यूथफुल गाय, राइट। और उनको ट्रेनिंग किस चीज की दी जाती है? समाज का हमेशा एक तबका गन उठाता ही है और उठाता आया है। सो यही बताना था कि भाई किसी को आप सिंगल पर्सन पोलराइज होके ब्लेम नहीं कर सकते। पोलराइजेशन होगा, ये भी होता रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। यही चीज है भाई, जो मेरा मेरा पर्सपेक्टिव है वो यही है कि ये चीजें रही है और आगे भी रहेगी और अभी भी है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, चलता रहता है, ठीक है। चलो यही बात कहनी थी, और क्या बताऊं।